हम लोग चैप्टर द गुप्ता एम्पायर चैप्टर 11 द गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको गुप्ता एम्पायर के रूलर्स के बारे में बताया, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। अब है आपका टॉपिक फीचर्स ऑफ द गोल्डन एज। फाहिन भारत में आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान और भारत में कई सालों तक रहते हैं। उनके जो अकाउंट्स हैं, उनके जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं हम लोगों के लिए, जो ये बताते हैं कि किस तरीके से गुप्ता पीरियड जो है हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड साबित होता है। इसीलिए फाहिन के अकाउंट्स हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब है आपका टॉपिक रिलीजियस लाइफ। गुप्ता किंग जो थे वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, वो लॉर्ड विष्णु के भक्त थे, इस वजह से उनको वैष्णव भी कहा जाता था। वो रिलीजियस सेक्रीफाइस यानी कि पूजा पाठ, हवन, यज्ञ सब करते थे, जिसमें अश्वमेध यज्ञ शामिल है। ये मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त ने जब सभी राज्यों के ऊपर अपनी विजय हासिल कर ली थी तो उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके अलावा टेम्पल्स भी बनते थे, आइडल वर्शिप भी बहुत पॉपुलर थी। आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर आया रिलीजियस लाइफ का लोगों के उसमें, जो था भक्ति कल्ट, जिसका मतलब ये होता है कि अपने आप को भगवान को डिवोट कर देना है बिना किसी स्वार्थ के। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया उस वक्त, क्योंकि ये बहुत इनएक्सपेंसिव था, बहुत सिंपल था और लोगों को बस भगवान की पूजा पाठ करनी होती थी, मन से भगवान के द्वारा लिखी गई बातों को फॉलो करना होता था। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। गुप्ताज ने जो है हिंदुइज्म को दोबारा से रिवाइव करने की भी कोशिश करी और साथ ही साथ रिलीजियस टॉलरेंस भी लेकर आए। मतलब कहने को उन्होंने वो एक तरीके से हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले थे, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद बाकी धर्मों की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करी। उन्होंने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा को जो है पैट्रोनाइज किया। वह कई सारे जो उस वक्त जैन को फॉलो करने वाले थे, जैनिज़्म को फॉलो करने वाले थे, वो भी बहुत आसानी से जैनिज़्म को फॉलो करते थे। उनके ऊपर किसी भी तरीके की बाउंडेशन नहीं की जाती थी। तो हम ये देखते हैं कि गुप्ता पीरियड के दौरान जो ये रिलीजियस टॉलरेंस था कि हर धर्म इम्पॉर्टेंट है और इंसान जिस भी धर्म को फॉलो कर रहा है वो फ्रीली कर सकता है, वो स्पिरिट जो है हमें गुप्ता पीरियड में देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट है साइंटिफिक प्रोग्रेस। अगर हम प्रोग्रेस की बात करें गुप्ता पीरियड की, तो उस दौरान हर फील्ड, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो मेटलर्जी हो, हर फील्ड के अंदर गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी, बहुत ही काबिल तारीफ प्रोग्रेस हो रही थी। जैसे आर्यभट्ट और वाराहमिरा जो एक ग्रेट मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स रहे हैं, वो गुप्ता पीरियड के दौरान ही थे। आर्यभट्ट ही डिस्कवर करते हैं कि जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और वही ये बताते हैं कि लूनर और सोलर एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का असली कारण क्या है। क्योंकि उनसे ये डिस्कवर करने से पहले लोगों के मन में यही धारणा थी कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है और सोलर और लूनर एक्लिप्स जो है वो एक तरीके से देवीय शक्ति की वजह से होते हैं। पर उन्होंने इसको डिस्कवर किया और उन्होंने बताया कि लूनर और सोलर एक्लिप्स के रीज़न क्या है। इसीलिए जब भारत ने पहला स्पेस सैटेलाइट लॉन्च किया था तो आर्यभट्ट को ऑनर करते हुए उस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा था। नेक्स्ट है बाघभट्ट। बाघभट्ट ने अपनी एक बुक लिखी थी आयुर्वेदिक के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा आज की टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं, और जो आयुर्वेद पढ़ते हैं उनके लिए वो बुक बहुत ज़रूरी हो जाती है। जो न्यूमरल्स है जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं वो सबसे पहले डेवलप जो है वो भारतीयों के द्वारा किए गए, और बाद में अरब्स जो थे यानी कि अरब के रहने वाले जो लोग थे उन्होंने उसको अडॉप्ट किया और उसको इम्प्रूव किया। ज़ीरो का कॉन्सेप्ट और डेसिमल सिस्टम भी भारत से ही आता है। भारत का ये बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिक्स में, क्योंकि इसने ज़ीरो की इन्वेंशन ने और डेसिमल सिस्टम ने मैथ्स को जो है पूरे वर्ल्ड में बदल कर रख दिया था। अगर आप कुतुब मीनार गए हो तो वहाँ पर आपको दिखेगा आयरन पिलर भी जो है वो गुप्ता पीरियड के दौरान ही बनाया गया था, और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस साइंस मेटलर्जी का प्रूफ है, क्योंकि इसको 4th सेंचुरी CE में बनाया गया था। मतलब तकरीबन 15 सेंचुरी पहले इसको बनाया गया है।
बहुत ज़्यादा टाइम बीतने के बावजूद भी इसमें अगर हम देखें तो खुले में रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद इसमें अभी तक जंग नहीं लगी है, इसमें रस्ट नहीं लगी है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त जो मेटलर्जी थी वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। इसके अलावा एक उन्होंने बुद्धा स्टैचू बनाई थी, 25 मीटर हाई कॉपर स्टैचू है। कई सारे गोल्ड कॉइन्स हैं जो आज भी इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि उनको इतनी साल बीतने के बाद भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये दिखाते हैं कि उस वक्त का जो मेटल्स का जो काम था वो कितना रिमार्केबल था। अब है कल्चरल लाइफ। सबसे पहले है लिटरेचर। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुप्ता रूलर्स जो थे वो हिंदुइज़्म को फॉलो करते थे, तो उन्होंने संस्कृत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने अपनी कोर्ट लैंग्वेज यानी कि दरबार की लैंग्वेज को संस्कृत लैंग्वेज बना दिया, संस्कृत लैंग्वेज कर दिया। उन्होंने जो संस्कृत के जो राइटर्स होते थे या फिलोसफर्स होते थे या पोइट्स होते थे, उनको वो पैट्रोनाइज भी करते थे। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर की बात की जाए उस दौरान तो वो थे कालिदास। कालिदास का नाम आप लोगों ने हो सकता है सुना भी हो। संस्कृत के सबसे ग्रेट पोइट, सबसे ग्रेट ड्रामाटिस्ट के नाम से वो जाने जाते हैं। उनका फेमस प्ले अभिजात शकुंतलम और एपिक पोयम मेघदूत हैं। उनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है क्योंकि उनका वर्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है। इसके अलावा पंचतंत्र भी गुप्ता पीरियड के दौरान लिखी गई। पंचतंत्र भी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। पुराण जो है वो दोबारा से लिखे गए। महाभारत दोबारा से लिखी गई इस पीरियड के दौरान। और सबसे इम्पॉर्टेंट शूद्र मृच्छकटिका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है जो उस दौरान लिखा गया। तो लिटरेचर में भी हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड के दौरान काफ़ी बढ़ोतरी हो रही थी। अब है एजुकेशन। गुप्ता रूलर्स ने एजुकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया। वो कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो है ग्रांट्स दिया करते थे जिससे कि वो काम कर सके। सबसे ज़्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन अगर हम उनका देखते हैं तो वो है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो 7th सेंचुरी CE हर्ष के दौरान, जो हर्ष जो उस वक्त के राजा थे उनके दौरान जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। नालंदा यूनिवर्सिटी एक तरीके से सेंटर बन जाती है बुद्धिस्ट लर्निंग की। इस यूनिवर्सिटी में मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, फिलॉसफी एंड वैदिक लिटरेचर जो है पढ़ाए जाते थे। साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाए जाते थे। इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ ये नहीं कह सकते इंडियंस ही आते थे। इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बाहरी विदेशी स्टूडेंट्स भी जो पढ़ने आते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गुप्ता पीरियड के दौरान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई रहा। पॉलिटिकली भी अगर हम देखें तो उन्होंने कंट्री को यूनाइटेड किया, एकजुट किया, स्ट्रॉन्ग बनाया, स्टेबल बनाया। इकोनॉमिकली भी हमारी कंट्री उस वक्त बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस से भरपूर थी। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया, आर्टिस्टिक ब्रिलियंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था उस वक्त। इसीलिए गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है।